एक राजा था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़ा भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपने इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकले हैं। 7 राजकुमार की बहन अकेले घर में खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़कर लाती हैं और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बेटी सब्जी फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती हैं। इसी दौरान वो अपनी उंगली भी कटा बैठती हैं और रक्त की एक तेज धारा निकलने लगती है। उसका पूरा हाथ खून हो जाता है। अब राजकुमारी सोने लगती हैं कि क्या करूं, अगर घर के दीवारों में खून को पहुंचूंगी तो सारे लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों में पूछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाली छाता संग में सारा खून पहुंचकर खून को बहने से रोकती हैं। फिर इसी खून लगी साग को सब्जी बनाती हैं। जब उनके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सबके लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती हैं, और सभी भाई एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वो सभी अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाई हुई ये साग बहुत बार खाई है, परंतु आज की बनी साग का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इस स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोली कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती हैं, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिला। फिर ऐसे ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाइयों और भाभी ने उसे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वो कितने लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने से राजकुमारी को लेकर घने जंगल में कर जाते हैं, जहां पूर्व में निर्मित केंद्रीय के वृक्ष पर बने माची के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस माची पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को माची पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन वो चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए भी वो माची में जाकर बैठ जाती हैं। फिर सभी भाई केंद्री के वृक्ष पर बने माची से कुछ दूरी पर स्थित डोंगरी छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपना बाण को तेज धार प्रदान करते हैं। डोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपना तीर को चट्टान में दाग लगाता है और
और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती हैं कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती हैं। बिंदु बिंदु दादा छाती, ताई ताई अर्थात जान से मारना है। दादा साहब तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वो तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7वां राजकुमार सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा बाकी की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर वो तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती हैं, बिंदु बिंदु दादा छाती, ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है। राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वो देखती हैं उनके शरीर का मांस खाने के लिए उनके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ियां जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतनी सारी लकड़ियों को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिया है वो भी 7 टुकड़ों में दी है, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। ये रोने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उनकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वो अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो राजकुमार। वो इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी को वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियां लेकर आता है। तत्पश्चात वो लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े के साथ छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक गांडी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भाई लोग मारपीट करेंगे। ये सारी घटना को डांडी के मेंढक, केकड़ा और मछली वे देख रहे थे और वो तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर के मांस को कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो। हम सब मेंढक घड़े के छेद में छिप जाते हैं और मछली और केकड़ा बोलता है कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब हड्डियों को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपकर वो मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा
बुधा उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भिखारी मांगने वाला जोगी उसी बांसोदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुधा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस के केंद्रा बनाया जाए तो इतना सुरीला धुन निकाल देगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, हाँ काट काट रे जोगी, यो तो लाग्यो भाई रोपण बांस। जोगी फिर से बांस को काटता है। जोगी इस दृश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है। इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाए तो इतना मधुर आवाज निकालेगा। और जोगी इस बांस को एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर करकरा सा हो जाता है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, यो तो लाग हमारा दुश्मन का घर। बार बार ये धुन निकालने पर राजकुमार मार पीट करके जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ये तो लाग हमारा दुश्मन का घर जाता है। ये धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट पाट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगती है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, यो तो लागे मारा छोटा भाई का घर। बड़ी ही मधुर मीठे शोर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्रकर मोहित हो जाता है और ये धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरे देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है शायद कोई भाभी आ गई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वो अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वो लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं, बोलकर निकलते हैं और चुप कर पुनः वापस आकर अपने कमरे के रखे खजूर के गोले मोड़े हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजकुमार देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है। सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। ये देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वो सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, जब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्रा को जला देता है, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तन हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। आज भी हर गांव में आश्री पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतवी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी शाह को चढ़ाया जाता है।